वेलकम टू लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी। एंड आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और न्यू इनिशिएटिव लेकर आए हैं। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं 90 डेज प्रोग्राम के, उनको ये इशू आ रहा था कि इंटरनेशनल लॉ को उन्हें कैसे अप्रोच करना है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ने में उन्हें दिक्कत आ रही थी बिकॉज देयर इज़ नो वन सोर्स, और इसकी डेप्थ नहीं पता चल रही थी कि कितने डेप्थ तक इसकी पढ़ाई करनी है हमें, जिससे हमें सिर्फ हमारा जो एग्जामिनेशन है उसे हम क्लियर कर लें। जो हमारी डिमांड है हमारे एग्ज़ाम की, बस हम उसको जो है सफिशिएंटली पढ़ सकें कि जितनी डिमांड है हम उसे फुलफिल कर सकें। सो टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम पूरी एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए इंटरनेशनल लॉ की, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल लॉ साथ में पढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, और उतना ही उनकी पढ़ाई हमें करनी है जितनी हमारे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं ऑन दिस यूट्यूब। अभी तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक दिस इनिशिएटिव इज़ प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। चलिए शुरू करते हैं विथ फर्स्ट टॉपिक विच इज़ योर टॉपिक 1 इंटरनेशनल लॉ। टॉपिक 1 इंटरनेशनल लॉ, नेचर, स्कोप एंड डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक 1 जो है उससे क्वेश्चन आपका जनरली यही आता है कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप एंड कहाँ तक पहुँचा है अभी इंटरनेशनल लॉ का, एंड एट द सेम टाइम आपको किसी जूरिस्ट की जो थॉट है वो एज अ क्वेश्चन दे दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस देयर वॉज अ क्वेश्चन बाय किसी जूरिस्ट ने जो बोला था कि जो हॉलैंड ने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो डायरेक्टली ये जो उनकी थॉट है उसको उठा के एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। सो इफ़ यू डोंट नो प्रॉपरली तो आप जो है उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर इट ऑल। हम सारा कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम डेफिनेशन टू नेचर, स्कोप एंड द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो टिल लास्ट यू हैव टू फॉलो दिस टॉपिक 1 टिल लास्ट यू हैव टू फॉलो दिस लेक्चर, ताकि आपका टॉपिक 1 प्रॉपरली कवर हो जाए। और उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लिखना होगा टॉपिक 1 में, सो यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली let me remind you about our daily answer writing program which is a 90 days program, जो कि आपका एक 90 डेज का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपका पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों कवर कर रहे हैं। आपको पर डे एक क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आपको हमें उस दिन लिख के भेजना होता है, एंड विद इन 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको आपकी चेक कॉपीज मिल जाती हैं अलॉन्ग विद योर मॉडल आंसर। तो मॉडल आंसर के साथ आपको 24 से 48 आवर्स के बीच में आपकी कॉपीज जो हैं वो चेक होके मिल जाती हैं। सो विद दिस प्रोग्राम मैनी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बिन बेनिफिटेड। इस प्रोग्राम से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको बेनिफिट हुआ है, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ है, बिकॉज इट इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। डेली आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, डेली आप ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, और आप फिर मॉडल आंसर को देख के लिखना सीख जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है टिल सिंस द लॉन्च ऑफ द योर प्रोग्राम। सो अगर आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। एंड बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, बिकॉज ऑन दिस टेलीग्राम चैनल हम पर डे आपको करंट अफेयर्स की PDF सेंड करते हैं, बिकॉज वी हैव नोटिस्ड स्टूडेंट जो है वो आंसर्स में सिर्फ स्टैटिक टॉपिक्स को ही लिख रहे थे, लीगल करंट अफेयर्स मिसिंग था। सो टू कवर दैट गैप हमने फिर हर पर डे आपको करंट अफेयर्स की PDFs देनी शुरू कर दी, जिससे आप अपने लीगल करंट को भी अपने आंसर्स में इंक्लूड करें और अपने आंसर को और ज़्यादा एनरिच कर सकें। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल। आपकी कोई भी क्वेरी है फॉर रिलेटेड टू योर इनरोलमेंट और एनी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन पर से, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन shreyanshi.chaturvedi8@gmail.com, जिसमें हम आपको रिप्लाई भी कर, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन दिस ऑफिशियल ईमेल ID। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विच इज़ लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी। दिस इज़ द ऑफिशियल हैंडल ऑफ आवर टीम, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। Any query related to your enrollment or anything related to your preparation, you can definitely contact us in this regard. And that too, मेरे से स्टूडेंट्स की एक और क्वेरी थी कि मैम अभी हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो चुके हैं, तो क्या 90 डेज प्रोग्राम से हमें कोई इशू तो नहीं आएगा अगर हम अभी एनरोल होना चाहें? तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज एज आई मेंशन आपको सिर्फ पर डे एक ही क्वेश्चन लिखना है। अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पर डे लिख ही सकते हैं।
सो आपकी प्रीलिम्स की भी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना होगा पर डे, और आप 24 से 48 आवर्स के बीच में जो आपको कॉपीज चेक मिल जाएंगी, तो आप इस साथ साथ प्रीलिम्स के भी अपने मेंस रेडी हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होगा उसमें हम कवर करेंगे, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज उस टाइम पे जो है टाइम बहुत लिमिटेड होता है और आपको लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है। सो अगर अभी से आप पर डे के क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपको मेंस में एकदम से प्रेशराइज्ड फील ना हो। सो आप जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन जो है लॉ ऑप्शनल की शुरू कर दीजिए, ताकि आपका ऑप्शनल कंप्लीट रहे आफ्टर योर प्रीलिम्स। व्हेन यू क्लियर प्रीलिम्स यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक 1। फर्स्टली मैंने हर एक स्टूडेंट को ये बताया हुआ है, एंड टाइम एंड अगेन आई हैव सेड दिस, किसी भी टॉपिक की अगर आपको डेफिनेशन लर्न करनी है तो जो नोट्स आप बना रहे हैं उसमें मैक्सिमम 1 to 2 डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। limit your definitions as well, because if you will write 3 to 4 definitions in your notebook and you will not be able to reproduce it in examination, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 3 से 4 डेफिनेशंस लिख पाएं। तो आप कोशिश करें जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, उसमें ही आप एक से मैक्सिमम 2 तक डेफिनेशन ही याद करें, उसी को लिखें, ताकि एग्जाम में एग्जैक्टली आप रिप्रोड्यूस कर सकें। रिमेंबर, एग्जामिनेशन जो है वो आपसे बहुत यूनिक चीज़ें नहीं मांग रहा। जो एग्जामिनेशन है वो आपसे ये डिमांड कर रहा है, आई एम गिविंग यू दिस कॉन्सेप्ट, जस्ट टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको 1 से 2 ही डेफिनेशन याद करनी है, फॉर लाइक दिस, कि मैंने 1 से 2 ही डेफिनेशन यहाँ पे इसमें कवर की हुई है, ताकि आप भी ये सीख जाएं कि हमें सिर्फ लिमिटेड डेफिनेशंस कवर करनी होती हैं, जो हमें याद रहें, जिनके कीवर्ड्स हमें याद रहें, जो हम एग्जैक्टली अपने एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओपनहेम की डेफिनेशन जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन होती है आपके फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ, विच सेज लॉ ऑफ नेशन और द इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other. So students, this is definition given by Oppenheim, which says law of nation वो body of customary और conventional rule है जो कि legally binding होता है civilized nation में। वो जब फॉलो करते हैं, वो एक दूसरे के साथ उनका कोई भी अफेयर चल रहा होता है, जो भी एक दूसरे के साथ जब वो डील कर रहे होते हैं, तो so this is one of the most accepted definition of that time because of 2 or 3 points. Reason number 1, why it was criticized, because firstly, body of customary and conventional rule, it says that the international law, the source of international law is customary and conventional rule, which is a limited definition, because now in modern time your source of international law has been expanded. तो सिर्फ ये कहना कि कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल ही आपका सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, विच इज रॉन्ग. सेकेंडली व्हाट इट सेज, इट टॉक अबाउट द सिविलाइज्ड नेशन. व्हेन दिस डेफिनेशन वाज गिवन, सिविलाइज्ड स्टेट्स किसको माना जाता था? वेस्टर्न नेशंस को और क्रिश्चियन नेशंस को. सो इट वाज अगेन क्रिटिसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट कि सिविलाइज्ड नेशन ये किसकी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ वेस्टर्न और क्रिश्चियन नेशंस की बात कर रहे हैं जिनको ये सिविलाइज्ड मान रहे हैं. सो अगेन द लिमिटेड डेफिनेशन कि आप बाकी सब स्टेट्स को ना अपने कंसीडर नहीं कर रहे हो एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन सेज दैट ये इंटरैक्शन सिर्फ स्टेट्स के बीच में हो रहा है. इट कंसीडर्ड स्टेट एज द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, विच इज रॉन्ग, बिकॉज देयर आर नॉन स्टेट एक्टर्स. और भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी में और भी एक्टर्स आपके सम्मिलित हैं. सिर्फ स्टेट ही यूनिट नहीं है आपके इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन के, जिनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है. सो इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज ऑन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, अदर इंटरनेशनल कम्युनिटीज, एंटिटीज जो हैं आपकी, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है. सो दिस वॉज अ लिमिटेड डेफिनेशन, येट मोस्ट एक्सेप्टेड वन ऑफ दैट टाइम. ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द गुड डेफिनेशन विच यू शुड रिमेंबर. Apart from this, there is another inclusive definition given by Sozenberger, who says it is more, why I am saying it is an inclusive definition, because it says international law is a body of legal rules which apply between sovereign nations, sovereign states, and
other entities as have been granted international personality. Other entities. So this is one of the inclusive definition because it consider states and other entities which have been granted international personality as a unit of international law, कि जिनके ऊपर international law apply होता है. तो सोजनबर्गर ने सबसे आपकी इंक्लूसिव डेफिनेशन दी थी, जिन्होंने बताया था ये एक बॉडी है लीगल रूल्स की जो कि अप्लाई होती है सोवेनियर स्टेट्स पे. सोवेनियर स्टेट के अलावा ये अदर नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी अप्लाई होती है, अदर नॉन स्टेट एंटिटीज पे भी अप्लाई होती है जिनको हमने इंटरनेशनल पर्सनालिटी दे रखी है. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन जो कि आज के मॉडर्न टाइम में भी अप्लाई वैसे ही अप्लाई होती है. इट इज मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ. ठीक है. सो आपको इन दोनों डेफिनेशंस को याद रखना है. मैक्सिमम 1 to 2 डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ केस इन विच क्वीन वर्सेस केन, लॉर्ड कॉलिंजिज, क्वीन वर्सेस केन केस में कहा गया था इट इज इंटरनेशनल लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ यूसेजेस which civilized states have agreed to observe in their dealing with one another. Again, a limited definition, yet it is right that it is a collection of usages which civilized states have agreed to observe in their dealings with one another. Again, this definition says that state is the unit of application of international law. But this is, you can definitely mention it in your answer. ठीक है. जो आप आंसर लिखें तो आप इसे लिख सकते हैं आंसर्स में बिकॉज इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन गिवन, जिसमें आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं. रिमेंबर इन एवरी डेफिनेशन, अगर आपको पूरी डेफिनेशन प्रॉपरली याद नहीं हो रही है तो आप कीवर्ड्स तो जरूर याद रखें और कोशिश करें कि पूरी डेफिनेशन याद हो, बट एटलीस्ट कीवर्ड्स याद रखें. फॉर इंस्टेंस इन द फर्स्ट डेफिनेशन, बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, लीगली बाइंडिंग, सिविलाइज्ड स्टेट्स एंड इंटरकोर्स विद ईच अदर. सो 3-4 पॉइंट्स, योर डेफिनेशन इज डन. सो रिमेंबर 1 to 2 definition only so that you can remember it and reproduce in your examination. Now let us move ahead. So the question arises of that time, is international law a real law? क्या international law है? Is international law a real law? क्या उसे हम law करार दे सकते हैं? international law को हम कह सकते हैं कि वो एक proper जो है law है. इसमें jurist के अलग view थे. jurists like Austin, Hobbes, Pufendorf, Holland, Bentham, इनका ये व्यू था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ. इंटरनेशनल लॉ जो है वो रियल लॉ नहीं है. रीजन वो ये बोलते थे कि इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो होता है कमांड ऑफ सोविनर. और चूंकि ऑस्टिन का कहना था, ऑस्टिन हॉब्स दोनों का कहना था कि लॉ का मतलब होता है कमांड ऑफ सोविनर, जो आपका सोविनर है उसका कमांड. बट इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई सोविनर होता ही नहीं है, सो उसका तो कोई कमांड ही नहीं है. इफ देयर इज नो सोविनर in the international level, so there is no command given by them, so it is not law. ठीक है. अब ऑस्टिन का व्यू ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ इसलिए नहीं मानेंगे बिकॉज लॉ की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ कमांड ऑफ सोविनर एंड एट द इंटरनेशनल लेवल देयर इज नो सोविनर, सो वी डोंट कंसीडर इंटरनेशनल लॉ एज अ रियल लॉ. सो एंड व्हाट अदर जूरिस्ट थॉट, दे थॉट हॉलैंड, बेंथम, ऑस्टिन व्यू ये कहता था कि बिकॉज इंटरनेशनल लॉ क्यों नहीं है, बिकॉज इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है. दे ऑल्सो लैक लेजिस्लेटिव मशीनरी, दे ऑल्सो डज नॉट पोसेस एनी पोटेंट जुडिशरी. इंटरनेशनल लेवल पे कोई जुडिशरी नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव मशीनरी नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर सके. सो हम इसे लॉ नहीं कंसीडर नहीं करेंगे. ये ऑस्टिन हॉलैंड का व्यू था. ठीक है. और ये भी कह रहे थे कि कोई सेंशन नहीं है. सेंशन का मतलब होता है आपके पेनाल्टी इम्पोज करना अगर ओबीडियंस नहीं हो रही है तो इंटरनेशनल लॉ की. यहाँ पे कोई सेंशन भी नहीं लगता. ठीक है. बट अभी लगता है, अभी यूएन चार्टर में आर्टिकल 2 और 4 में लगता है. बट ऑस्टिन के टाइम पे उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज सेंशन भी नहीं है, सोविनर का कमांड भी नहीं है और इसकी कोई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कोई जुडिशरी नहीं है. इंटरनेशनल लेवल पे कोई जुडिशरी भी नहीं है. सो वी विल नॉट कंसीडर इट एज इंटरनेशनल लॉ, वी विल नॉट कंसीडर इट एज अ लॉ. तो हम इसे लॉ ही कंसीडर नहीं करेंगे. ऑन द अदर हैंड सम जूरिस्ट बिलीव लाइक ओपेनहेम हिमसेल्फ, पोलॉक, स्टार्क एंड फेंड्रिक, इन जूरिस्ट का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ भी लॉ है बिकॉज
लॉ, ये कहना कि लॉ जो है वो सोविनर का कमांड है, ये डेफिनेशन ही रॉन्ग है. You cannot say that law is only limited to as a command of sovereign. It is not the correct definition of law. ये लॉ की करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, और ऐसे ही ये इंटरनेशनल लॉ की भी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. और इंटरनेशनल लॉ को किसी भी लेजिस्लेटिव मशीनरी की जरूरत नहीं है, किसी सेंशन की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. और ये सेंशन के एलिमेंट की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल लॉ को. सो इन जूरिस्ट का कहना था, लाइक योर ओपेनहेम, पोलक, स्टार्क और फेडरिक्स का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ, ये कहना कि उनकी कोई इंटरनेशनल लॉ कमांड ऑफ सोविनर नहीं है तो इसलिए लॉ ही नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है. ठीक है. बिकॉज उसकी ज़रूरत ही नहीं है. इनके पास अगर इंटरनेशनल लॉ के पास कोई लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं भी है तो भी ये एक्सेप्टेड लॉ है. ठीक है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है सो इट विल नॉट कंसीडर्ड एज लॉ, उसे लॉ नहीं माना जाएगा. ठीक है. और सेंशन ना होने की वजह से भी ये ना मानना कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है. इंटरनेशनल लॉ है. ठीक है. बिकॉज लीगली बाइंडिंग होता है स्टेट्स के बीच में. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अब नेचर कैसा है आपके इंटरनेशनल लॉ का. ठीक है. ये भी आपका सब टॉपिक है, आपके क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, सो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए. फर्स्ट पॉइंट इज वॉलंटरी कंप्लायंस. आगे हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे कि कंसेंट थ्योरी क्या होती है. सो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि इंटरनेशनल लॉ मेनली रिलाइज ऑन कंसेंट रादर देन एनफोर्समेंट बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी. फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि ये एक वॉलंटरी कंप्लायंस पे चलती है. मतलब जिसके अंदर स्टेट्स जो है वो खुद कंसेंट देते हैं कि वी एक्सेप्ट दिस बॉडी ऑफ रूल्स, वी एक्सेप्ट दिस बॉडी ऑफ लॉ, हम इस बॉडी ऑफ रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं एज इंटरनेशनल लॉ और हम इसको अबाइड बाय करेंगे, वी विल अबाइड बाय इट. ठीक है. तो वॉलंटरी कंप्लायंस है, आप वॉलंटली स्टेट जो है वो खुद आकर एक्सेप्ट करती हैं, खुद आगे ट्रीटीज को साइन करती हैं, खुद इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं. इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेनी कन्वेंशंस, मेनी ट्रीटीज. सो ये हमने खुद अपनी स्वेच्छा से किया हुआ है. वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से करना, ये हमने खुद वॉलंटरी कर रखा है. नो स्टेट इज फोर्स्ड टू. हर स्टेट, जो भी स्टेट यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है वो अपनी मर्जी से यूनाइटेड नेशन का पार्ट है. कोई भी स्टेट किसी और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो अपनी मर्जी से उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. नोबडी इज फोर्स्ड. आपको फोर्स नहीं किया जाता, आप खुद कंसेंट के साथ इंटरनेशनल बॉडी की पार्ट बनते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ए वॉलंटरी कंप्लायंस. आप खुद अपनी कंसेंट से ज्वाइन करते हैं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. सो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम सेज कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी कोई एक ओवरआर्चिंग गवर्नमेंट नहीं है, विच स्टेट्स रिमेनिंग सोवेनर. इंटरनेशनल लॉ की एक खासियत ये भी है, एक नेचर के अंदर, जो आपका कोई एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं होती. एक ऐसा नहीं है कि ऊपर एक गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशन कोई गवर्नमेंट है और उसके नीचे सारे सोवेनर नेशंस आते हैं. हर नेशन जो है वो सोवेनर है एंड उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, सबकी इक्वल से है. हर नेशन की इक्वल से होती है आपके यूनाइटेड नेशंस में. So it is a decentralized system. There is no any overarching government above your sovereign states. हर स्टेट सोवेनर होता है, हर स्टेट इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है. उसके ऊपर कोई एक बॉडी नहीं है. हर स्टेट जो है रूल्स को फॉलो करने को एक्सेप्ट करती हैं बस. देयर इज नो सेंट्रलाइज सिस्टम. कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है. एवरी स्टेट रिमेन्स सोवेनर. कोई भी स्टेट जिसने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन कर रखा है, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो हिस्सा है, वो सोवेनर स्टेट रहता है. वो तभी भी अपना डिसीजन स्वतंत्रता के साथ लेता है, स्वायत्तता के साथ लेता है. ठीक है. सो देयर इज नो ओवरआर्चिंग गवर्नमेंट, देयर इज नो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट. सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इसके ऊपर गवर्नमेंट नहीं. ऐसा नहीं कह सकते हम कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंडिया के ऊपर कोई ऐसी बॉडी है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है. इंटरनेशनल कि इंडिया के ऊपर, फॉर इंस्टेंस हमारे देश इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, रिपब्लिकन स्टेट है, हमारे ऊपर यूनाइटेड नेशन कोई गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करती. इट जस्ट एक्ट एज अ एडवाइजरी बॉडी. ठीक है. वो कुछ फैसले लेती है जो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं. अगर आपने साइन कर रखा है तो ही बाइंडिंग होते हैं और उसमें भी आपकी स्वेच्छा होती है. सो देयर इज नो ओवरआर्चिंग गवर्नमेंट. कोई भी यूनिफाइड सिस्टम नहीं है. ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि you are just a part of it and every state remains the sovereign state. हर स्टेट जो है वो सोवेनर बना रहता है.
ठीक है, हर स्टेट जो है अपनी इंडिपेंडेंस के साथ सोवरेन स्टेट बना रहता है, देयर इज नो सेंट्रलाइज सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दिस, what is the another nature of international law? Legal system between sovereign entities. International law consists of principles and norms that regulate relation between sovereign states and other international actors. So international law क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि हमको अदर स्टेट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें अदर स्टेट्स के साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं, ट्रेड रिलेशंस कैसे रखने हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे रखने हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नेशन कैसे रखने हैं, हमको ज्योग्राफिकल जो हमारी इकोनॉमिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसको कैसे कंसीडर करना है, हमें ये रूल्स बताते हैं. सो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल है जो हमें ये बताती है कि हमको आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है, हमको इंटरनेशनल जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है. ठीक है, सो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली फॉर्म्स अ बॉडी ऑफ रूल्स. ये एक प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स है जो हमें बताती हैं कि हमको स्टेट्स के साथ, स्टेट्स को आपस में कैसे बिहेव करना है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, आपस में कैसे ट्रेड करना है, आपस में कैसे ट्रेड करना है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है. ये सारी इंटरेक्शन के लिए के रूल्स जो होते, ये सारी जो इंटरेक्शन हो रही है स्टेट्स के बीच में नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ आपकी, वो आपको बताते हैं कि कैसे करनी है, वो रूल्स हैं. तो इंटरनेशनल लॉ का जो लीगल सिस्टम है वो एक लीगल सिस्टम आपको देता है, दैट इट प्रोवाइड्स यू अ लीगल सिस्टम, how you have to interact, how the nations among themselves have to interact among each other and along with other non-state actors. So basically it just gives you a principles and norms on which basis you have to interact, that on what basis you have to interact among each other or with non-state actors. So this is the another nature of international law. Sources of international law. If we talk about the sources of international law, treaties hai, your customs, UN Charter, general principles of United Nations and judicial decisions are your source of international law. So आपके international law के sources बहुत multiple हैं. आपकी treaties जो आप sign करते हैं, आपके जो customary rules चले हुए आ रहे हैं, they are also part of international law. जो ICJ के decisions होते हैं, they are also part of your international law. So precedents becomes a part of your source of international law. So these are the sources of international law, which is another nature. Apart from this, what is the present nature is the new emergence of your non-state actors. Now, on the international arena, your non-state actors have emerged, and they are playing a very significant role in the formation of in the interaction of the international community. How international community is going to interact, how it is going to influence your geopolitics and geoeconomics, it is considered majorly by your non-state actors. For instance, your WTO, IMF, other institutions, Red Cross, WHO, etc. So your non-state actors, for instance, these organizations play a significant role they are playing a significant role in the application of international law or the interaction among the sovereign nations and with among the non-state actors. So with the emergence of globalization, new organization, new non-state actors came into being. For instance, your World Health Organization, World Trade Organization, International Monetary Fund, and these organizations are playing a significant role in the interaction among nations. So this is also a very significant nature of your international law given the time of your globalization. And dynamic and evolutive. Another major feature of your international law is that it is dynamic and evolutive. It has dynamism. International law evolves with changing global realities and practice. So, with the demand, we have enacted many environmental conventions. For instance, your Paris Agreement, your human rights laws. So, this is one of the major features of international law, that with evolving global realities, with the demand at the international level, law is changing. So we are trying to fulfill the gap if there is any related to the current realities of at the international level. So this is one of the major feature of your international law, that it is dynamic in nature. Whatever the global stage demand, it has the power to deliver. It will deliver. And another major feature can be said is your violation. If you violate
any UN charter or any, then sanction is imposed on you. So it is one of the major feature कि sanction भी अब लगाई जाती हैं. Sanction भी United Nations और other organizations जो हैं वो sanctions लगाती हैं. For instance, your list, black list, grey list of IMF. So sanctions भी आपके ऊपर लगाई जाती हैं if you violate any provision of international law. अगर आप किसी ट्रीटी के पार्ट हैं, आप किसी कन्वेंशन के पार्ट हैं और आपने वॉयलेट किया है तो आपके ऊपर सैंक्शंस भी अप्लाई किए जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेजर नेचर ऑफ योर इंटरनेशनल लॉ. So these were the natures of international law. Now let us move ahead to scope of international law. So international law का जो scope है with time change हुआ है because earlier international law was limited to war. War aggression से ही related था, आपके defense से related ज़्यादा था. ठीक है, स्टेट्स का सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे क्या इंटरेक्शन होगा उससे रिलेटेड ज़्यादा था इंटरनेशनल लॉ का जो एरेना था. नाउ इट हैज़ एक्सपेंडेड स्कोप और अब आपके इन्वायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट हर एक अरेना में आपके इंटरनेशनल लॉ का स्कोप जो है वो एक्सपेंड हो चुका है बिकॉज डिमांड जो है पूरी ग्लोबलाइजेशन के बाद वो चेंज हुई है. ठीक है, सो नाउ विद द डिमांड चेंज होने के साथ आपके इंटरनेशनल लॉ की जो डायमेंशंस हैं, जो होराइजन था वो भी चेंज हुआ है. फॉर इंस्टेंस स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट इज योर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. सो आपकी बहुत सारी ट्रीटीज़ जो हैं वो ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल ट्रीटीज़ होती हैं, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हैं. ठीक है, आपका WTO की जो भी आपके प्रोविजंस हैं, क्लॉजेस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की भी इंटरेक्शन आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिस गैट था, GATT, गेट्स, ट्रिप्स, ये सारी जो आपकी कन्वेंशंस थी, वो जो कन्वेंशंस हैं ये गवर्न करती हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को. पूरे वर्ल्ड के जो स्टेट्स हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपके ट्रिप्स, आपके इन सब की जो कन्वेंशंस हैं, जो आपके इंटरनेशनल लॉज हैं उनको पूरा गवर्न करती हैं. दे गवर्न इट. They govern the trade relations among nations. So the scope has expanded so far that they are governing the relation of trade between nations. कि nations के बीच में कैसे trade होगा, किस तरीके से interaction होगा. ठीक है, ये सब आपका international law govern कर रहा है. Apart from this, international humanitarian law. With the expansion of the scope of international law, it has also entered the humanitarian stage. For example, it expands to protect the individual through international human rights law, refugee law, UNHP, ICCPR, Geneva Convention, Vienna Convention, etc. So international law expand हुआ and it has expanded its scope to humanitarian law as well. So आपके पास वीना कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन है, आपका किस रिफ्यूजी, आपके पास जो रिफ्यूजी, यू हैव रिफ्यूजी लॉ. ठीक है, तो कोई भी स्टेट एक्टर है, अगर वो जिनेवा कन्वेंशन को, वीना कन्वेंशन के जो अगर वो उसने साइन कर रखा है और क्लॉजेस को वायलेट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, सो उसके ऊपर UN जो है एक्शन लेता है. सो इंटरनेशनल लॉ का स्कोप जो है अब ह्यूमैनिटेरियन लॉ तक भी पहुंच गया है कि एवरी इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड. Next is your international criminal law. So if there is an issue dispute among nations, कोई भी नेशन एक दूसरे के ऊपर कोई भी वॉर क्राइम कर रहा है, कोई भी जेनोसाइड करने की कोशिश कर रहा है, सो देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. देन you can approach international wherein you can approach the international criminal court, जहाँ पे आप जाके अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाके किसी भी स्टेट को ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर उसने गलत किया है आपके स्टेट के साथ तो दैट विल बी पनिश्ड, उसके ऊपर सेंक्शंस लगेंगे. ठीक है, उसके ऊपर उसके खिलाफ जजमेंट आएगा. So this has expanded. So this is how it has been, the scope of international law has been expanded, जो कि आपके criminal law को भी अब govern कर रहा है. Apart from this, with time, environmental and climatic governance, imperative role in protecting global environment, climate change, जैसे कि मैंने पेरिस एग्रीमेंट आपको बताया. So आपकी बायोडाइवर्सिटी, ओशंस, ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशंस. So इंटरनेशनल लॉ के अंदर अब आपके पेरिस कन्वेंशन भी आ रहा है, डिजर्टिफिकेशन का इशू है वो भी एड्रेस किया जा रहा है. सो आपके इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी हर कंट्री जो है जो भी इश्यूज फेस कर रही है रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट, सो वहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, रियो दी जेनेरियो हमने किया था. ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल इज देयर.
So these are the steps taken at the international level in which every nation, whether it is developed nation or the developing nation, is taking part and doing the taking the concrete step to end this environmental havoc, to end this environmental challenges, to face this environmental challenges. So this is how the scope of international law has been expanding. Law of sea and outer space. So international law has also entered the scope in the waters. International law also governs maritime issues, territorial waters, exclusive economic zones, shipping and maritime resources. So इंटरनेशनल लॉ जो है अब आपके वाटर्स जो हैं, आपके ओशंस जो हैं, आपके जो ट्रेड मैरीटाइम इश्यूज जो आप चैलेंजेस फेस करते थे कंट्रीज, उसके ऊपर भी इन्होंने लॉ बना रखा है. ठीक है, वी हैव लॉज एंड इज गिवन इन आवर सिलेबस एज वेल. ठीक है, तो इस तरीके से सो दिस इज हाउ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल हैज बीन एक्सपेंडेड कि नो एरेना, इवन द आउटर स्पेस इज नॉट अनटच्ड. एवरी एरेना इज बीन कवर्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ, जिसके अंदर हर एक इशू को चैलेंज किया जा रहा है. कंट्रीज आपस, सारी कंट्रीज के ऊपर, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग नेशन हो, एवरी कंट्री इज कमिंग टुगेदर टू सॉल्व ऑल द चैलेंजेस फेस्ड बाय मेजर मेनी कंट्रीज. ऑल द मेजर चैलेंजेस faced by all countries at the international level. So this is how the scope of international law has been expanded. इस तरीके से आपका इंटरनेशनल लॉ जो सिर्फ वॉर और डिफेंस से रिलेटेड था, अब आपके इन्वायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन सारे लॉज तक जो है को कवर, तो आपके इन्वायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन लॉज को भी कवर कर रहा है. नाउ मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक, विच इज योर बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सो इंटरनेशनल लॉ का बेसिस क्या है, इंटरनेशनल लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, उसका बेसिस क्या है, कैसे ये डेवलप हुआ. फर्स्टली इफ़ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इट, one of the major jurist or the great author will be your Grotius. And Grotian theory was given, which says that there are three bases of international law: law of reason, customs and treaties. He gave it in his De Jure Bellici basis 1625. So Grotius believed that international law has been developed because of three reasons. There are three bases of international law, which is law of reason, custom and treaties. Now let us move ahead and see the different theories which talk about the basis of international law. Firstly is your naturalistic theory, which is given by Pufendorf, which says about the consent of state majorly. Naturalist theory, which is given by Pufendorf, which talk about law of reason. That law of reason, the system of law emanates from God, reason and moral. Law of nations is a part of law of nature. So what the naturalist theory talks about, which is given Pufendorf, which says that जो law है ना आपके इंटरनेशनल लॉ का, वो लॉ ऑफ रीजन की वजह से आया हुआ है, लॉ ऑफ मोरल्स की वजह से आया है. जो बेसिस है इंटरनेशनल लॉ का, वो आपका लॉ ऑफ रीजन है, जो कि नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट था. ठीक है, क्योंकि इट इज़ बिलीव्ड कि स्टेट बनने से पहले भी नेचुरल लॉ हुआ करते थे. ठीक है, एवरी इंडिविजुअल वाज गिवन सम नेचुरल लॉज लाइक इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू प्रिजर्वेंस. सो जो लॉ ऑफ रीजन है, जो रीजन का लॉजिक, जो लॉजिक है, लॉ ऑफ लॉजिक है, उसकी वजह से आपका इंटरनेशनल लॉ आया है. ठीक है, द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज योर लॉजिक, रीजन एंड मोरल. सो जो लॉ ऑफ नेचर है वो बेसिस बनता है आपके लॉ ऑफ नेशंस का. जो आपका इंटरनेशनल लॉ है उसका बेसिस लॉ ऑफ नेचर है, जो कि आपके स्टेट बनने से पहले भी प्रेजेंट था. हार्ट्स एक, so there is another view which is there is a view in the furtherance of this. There is a view of Hart's. Hart says, he explains that international peace and security is necessary for survival of humankind. It is believed that international law इसका basis law of nature है, because इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है आपकी ह्यूमन काइंड की सर्वाइवल के लिए, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट हुई. बट दिस थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज बिकॉज इट वॉज सेड टू बी वेग, कि ये लॉ ऑफ रीजन आप किसकी बात कर रहे हो, व्हाट इज लॉ ऑफ रीजन, एंड दिस इज वेग थ्योरी. आप कुछ एक प्रॉपर बेसिस नहीं दे रहे हो कि लॉ ऑफ रीजन है क्या. ठीक है, आपका सिर्फ आप बोल रहे हो कि जस्ट बिकॉज देयर इज लॉ, आप नेचुरल लॉ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहे हो.
if you're not properly telling what is law of nature, you're not properly explaining what is law of nature. ठीक है, सो इट वॉज क्रिटिसाइज कि ये एक वेग कंसेप्ट है, ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहा है लॉ ऑफ नेचर क्या है, और लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैसे लॉ ऑफ नेचर से आया है प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहा. सो नेचुरलिस्ट थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी है, वो है पॉजिटिव थ्योरी, विच इज गिवन बाय बेंकरशॉफ. बेंकरशॉफ ने एक थ्योरी दी आपकी पॉजिटिव थ्योरी. पॉजिटिव थ्योरी ये कहती है कि पॉजिटिव लॉ इज मेड बाय ह्यूमंस. ये जो लॉ है वो ह्यूमंस ने बनाई है. इसके भी सब पार्ट्स हैं, वो विच टॉक्स अबाउट, इसके भी 3 पार्ट्स हैं. पॉजिटिव थ्योरी ये कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ ऑफ नेचर से नहीं बना, इट इज मेड बाय ह्यूमंस. ये ह्यूमंस ने बनाया है. और कैसे बनाया है? कंसेंट देके. चलिए देखते हैं कैसे. थ्योरी ऑफ कंसेंट, कंसेंट ऑफ स्टेट एज अ बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये थ्योरी कहती है कि जो स्टेट्स जो हैं, जो सोविनर स्टेट्स थे, उन्होंने कंसेंट दी कि हाँ हमें एक इंटरनेशनल बॉडी ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, और हम अपनी स्वेच्छा से एक बॉडी ऑफ रूल्स को बॉडी ऑफ रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं कि वी विल अबाइड बाय इट. तो ये कंसेंट थ्योरी बोलती है कि स्टेट्स खुद आके कंसेंट देते हैं, वॉलंटरी, जो हमने कंप्लायंस की बात की थी, स्टेट्स खुद आके एक्सेप्ट करते हैं कि वी विल अबाइड बाय दिस बॉडी ऑफ रूल विच इज योर इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, विच इज द लीगल ऑब्लिगेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. प्रोपाउंडर कौन थे इस थ्योरी के? एंजिलॉट, ओपेनहेम. सो क्रिटिसिज्म भी मिली इस थ्योरी को. पॉजिटिव थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ कंसेंट जो है, इसको इसलिए क्रिटिसिज्म मिली बिकॉज इट फेल्स टू एक्सप्लेन कि फिर कस्टमरी लॉ कैसे आपका इंटरनेशनल लॉ है, इफ यू टॉक नेशनल लॉ. और इसको क्रिटिसाइज करा किसने था? स्टार्क और केल्सन ने. स्टार्क और केल्सन ने क्रिटिसाइज किया था, हेवीली क्रिटिसाइज किया था, ये कह के कि कस्टमरी लॉ फिर इंटरनेशनल लॉ का पार्ट कैसे, आप ये फेल कर रहे हो डिस्क्राइब करने में. द सेकेंड थ्योरी इज ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, जो कि विच इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थ्योरी, विच सेज कि इंटरनेशनल लॉ ओनली बाइंडिंग अपॉन स्टेट अग्री टू ओबे इट. इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेशन थ्योरी ये कहती है कि स्टेट्स खुद को लिमिट करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल लीगल रूल्स. इंटरनेशनल लॉ के जो लीगल रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं स्टेट्स, और खुद को लिमिट करती हैं, अपनी पावर को खुद ही लिमिट कर लेती हैं. ठीक है, सो ऑटो लिमिटेशन थ्योरी ये बोलती है कि यू स्टेट्स देमसेल्फ लिमिट्स देयर पावर बाय एक्सेप्टिंग सर्टेन बॉडी ऑफ रूल्स एंड अग्री टू ओबे देम, कि हम इसको ओबे करेंगे. ठीक है, और हम अपनी पावर्स को लिमिट करते हैं. बट अगेन दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट सेज कि अगर आप खुद को लिमिट करना जानते हो तो आप खुद को फ्री भी कर लोगे. सो इट सेज ऑटो लिमिटेशन थ्योरी क्यों क्रिटिसाइज हुई? बिकॉज ये कहती है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आई विल अग्री टू ओबे द इंटरनेशनल लॉ, तो आप कभी डिसअग्री भी कर सकते हो. यू कैन एंड दैट टू, कि इंटरनेशनल लेवल पे फिर आप ये भी एंड कर सकते हो कि नो, आई एम टेकिंग माई पावर बैक, आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ, एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट बी गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ. सो ऑटो लिमिटेशन थ्योरी क्रिटिसाइज हुई थी कि अगर आप लिमिट खुद कर रहे हो, ठीक है, तो आप लिमिटेशन जो है वो उसको अब्जॉर्व भी कर सकते हो. आप जो लिमिट कर रहे हो खुद को, उसको एंड कर सकते हो. सो एनी टाइम यू कैन एंड इट. बर्कले का कहना था कि फ्रीडमैन और बर्कले ने ये बोला कि अगर आप ये कह रहे हो कि आप लिमिट कर रहे हो अपनी पावर को, तो आप अपनी पावर की लिमिटेशन हटा भी सकते हो, और एनी टाइम यू कैन से कि नाउ वी विल नॉट ओबे द इंटरनेशनल लॉ. सो दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज अनदर very imperative theory of positive theory is pacta sunt servanda, which is a supreme fundamental principle, जो ये कहता है कि agreement entered followed in good faith. ये एंजिलोट, इसके चीफ पैक्टा sunt servanda के जो चीफ प्रोपोनेंट थे वो थे आपके एंजिलोटे, जिनका ये कहना था कि जो स्टेट्स जो हैं वो अग्री करती हैं जिन ट्रीटीज़ के ऊपर, उनको वो गुड फेथ में फॉलो करती हैं. ठीक है, तो इट वाज सेड कि इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल कि जो स्टेट्स हैं वो जिन ट्रीटीज़ को साइन कर रही हैं, जिसके लिए वो अग्रीमेंट दे रही हैं, अपना अग्री कर रही हैं, ठीक है, उनको वो गुड फेथ में फॉलो करेंगी. सो अगेन इट वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड, फिर से, क्योंकि ये फिर से कस्टमरी लॉ को इंक्लूड करना फेल कर दे रही है कि कैसे फिर कस्टमरी लॉ को कैसे क्यों फॉलो करेंगे स्टेट्स. सो इट सेज कि पैक्टा sunt servanda ये सीधे सिंपल ये बोल रहा है
ट्रीटीज शैल बी कंप्लाइड विथ। तो जो ट्रीटीज आपने कर रखी है, जो ट्रीटीज आपने साइन कर रखी है, आप उनको गुड फेथ में साइन कर रखी है, उनको आप गुड फेथ में फॉलो करेंगे, ठीक है। अगेन दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज कि फिर से ये कस्टमरी लॉ क्यों इंटरनेशनल लॉ है, इसको डिफाइन नहीं कर रहा, इसको बता नहीं रहा, कि इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कस्टमरी लॉ क्यों इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। सो दिस थ्योरी वाज आल्सो क्रिटिसाइज, इट वाज पार्ट ऑफ पॉजिटिव थ्योरी। तो सारी पॉजिटिव थ्योरी जो है वो इसलिए क्रिटिसाइज हुई कि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि फिर कस्टमरी लॉ इंटरनेशनल लॉ कैसे है। अगर आप ये कह रहे हैं जो स्टेट्स जो हैं वो खुद कंसेंट देती हैं कि हम इस बॉडी ऑफ रूल को, इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करेंगे, ओबे करेंगी, तो बाकी जो कस्टमरी लॉ बन रहा चल रहा है वो इंटरनेशनल लॉ को, इसको कैटेगरी में कैसे मानेंगे आप, ठीक है। सो ऑल द पॉजिटिव थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन दिस बेसिस। एंड लास्ट इज योर थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर नेचुरलिस्ट थ्योरी, जो ये बोलता है कि लाइक मैन स्टेट प्रोफेसेस फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर नेचुरल, देयर इज नो लिमिटेशन ओवर एंड अबव द स्टेट फंडामेंटल राइट्स, मैन इज एंटाइटल्ड टू बेसिक राइट्स, राइट टू लाइफ, डिग्निटी एक्सेट्रा। सो लाइक नेचुरलिस्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट भी यही कहती है कि स्टेट से पहले भी कुछ नेचुरल राइट्स थे, ठीक है, जो कि स्टेट्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होती हैं, क्रिटिसाइज्ड, बट इट सेज कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो मतलब देयर इज लॉ ऑफ रीजन, नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है, नेचुरल लॉ की वजह से इंटरनेशनल लॉ है, बिकॉज स्टेट्स बनने से पहले भी कुछ नेचुरल लॉ थे ह्यूमंस के पास, इंडिविजुअल्स के पास, और अब स्टेट जब फॉर्म हो गई हैं तो उनके पास भी वो नेचुरल लॉ जो है अभी भी हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हर स्टेट की होती हैं, ठीक है। सो दिस द लॉ ऑफ जो इंटरनेशनल लॉ का जो सोर्स है वो आपका नेचुरल लॉ होता है। दिस थ्योरी सजेस्ट दिस ऑफ योर फर्स्ट लेक्चर। एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आप कोई भी हमारा अपडेट जो है वो मिस ना कर लें। यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दिस नंबर related to any query of your enrollment related to your 90 days program, and आप हमें email भी कर सकते हैं on shreyanshi@gmail.com। definitely follow us on our Instagram handle which is law optional by Shreyanshi Chaturvedi। तो आप जो है अपनी law optional की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, and I hope ये lecture आपको अच्छे से समझ आया है, and after this you will not find it difficult to write your first answer, ठीक है। आप first topic का आंसर जो है अपने confidently लिख पाएंगे after this lecture। All the very best students, so we will meet into the next lecture। Thank you so much।